नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू करते अपने सैलरी के चैप्टर को। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है पेंशन। तो देखो सैलरी में अलग अलग चीज़ों की कैलकुलेशन ही है, ठीक है ना। तो लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन हमने देखा था, फिर ग्रेचुटी का देखा था हमने। ग्रेचुटी में दो पार्ट थे, हमने देखा है जब ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तब, और ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो यहाँ पे जो भी स्लैब दिए गए ना वो याद करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सी 3 या 4 कंडीशन है, और उसके हिसाब से आपको कंप्यूटेशन करनी होगी। अब देख रहे हैं पेंशन। पेंशन में दो चीजें आती हैं, अनकम्यूटेड पेंशन और एक है कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब जो पीरियोडिकली पेमेंट मिलती रहेगी, जैसे कि महीने महीने आपको इतना अमाउंट देते रहेंगे। और कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है लमसम में इकट्ठा पेमेंट। कोई रिटायर होता है तो उसको पेंशन पे इकट्ठा 10 लाख की जरूरत है, 20 लाख की जरूरत है। बच्चे की बड़ी पढ़ाई है, हायर एजुकेशन है, या फिर बेटी की शादी है, इस टाइप की कोई भी बड़ा काम है, या घर बनाना है। तो ऐसे केस में क्या है, अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो सब एग्जाम्प्ट है। तो अनकम्यूटेड पेंशन जो कि एक पीरियडिकल पेमेंट मिलेगी, जैसे सैलरी मिलती है नाउ, बहुत फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फुल अमाउंट ऑफ पीरियडिकल पेंशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इज फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। ये पूरे तरीके से चार्जेबल है, टैक्स को टैक्स किया जाएगा इस पर। नाउ कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन में क्या है, लंप सम पेमेंट यहाँ मिल जाएगा, इकट्ठा अमाउंट मिल जाएगा। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। लोकल अथॉरिटी क्या होता है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, पंचायत में कोई है अथॉरिटी, इस टाइप से। तो लमसम अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो लमसम अमाउंट जो अगर मिलता है कम्यूटेड पेंशन में, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अनकम्यूटेड पेंशन, जो अनकम्यूटेड पेंशन का जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा पीरियडिकली, उस फुली टैक्सेबल। मतलब कम्यूटेड पेंशन क्या है, मान लो 50 लाख उसका पेंशन निकलता है, उसमें बोल रहा है 25 लाख मुझे लमसम दे दो, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 25 लाख लमसम ले लिया तो पूरा एग्जाम्प्ट है। जो 25 लाख बैलेंस बच गया वो तो फिर पीरियडिकली पेमेंट ले लेगा, तो उस पर पूरा टैक्स है। नाउ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर नॉन गवर्नमेंट की बात करें, इफ ग्रेचुटी रिसीव, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेचुटी भी रिसीव कर रहा है और पेंशन भी रिसीव कर रहा है, तो 1/3 ऑफ द पेंशन विच इज ही इज नॉर्मली एंटाइटल्ड टू रिसीव इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो 1/3 जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर वो ग्रेचुटी भी रिसीव करता है तो। इफ ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव्ड, अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं करता है तो 1/2 ऑफ हिज पेंशन विच इज नॉर्मली एंटाइटल्ड टू रिसीव एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो हाफ, मतलब वहाँ सर कम क्यों डिडक्शन देते हैं, देखो ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है वो वहाँ भी एग्जाम्पशन ले रहा है। और यहाँ पे इसलिए उसको बोला तुझे 1/3 ही एग्जाम करेंगे। अगर तू ग्रेचुटी रिसीव नहीं करता है तो तुझे जो पेंशन में बनता है तो उसका 1/2 तुझे एग्जाम कर देंगे। तो ये रहा पेंशन का। तो देखो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो केसेस होंगे। इन केस वेयर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव ग्रेचुटी, ग्रेचुटी रिसीव करता है तो 1/3 एग्जाम हो जाएगा, और ग्रेचुटी नहीं रिसीव करता है फिर ऐसे केस में 1/2 एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। नाउ पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम यूएनए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, बाय द एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। यूएनए में काम करने वाले लोग को या उसकी फैमिली को कोई अमाउंट मिल रहा है तो टैक्स से एग्जम्प्ट है। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन आर्मी या फिर और भी आर्म फोर्सेज है सेना की, तो उसमें अगर कोई काम करता है उसके फैमिली को भी पेंशन अगर मिल रहा है तो फिर एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। फैमिली पेंशन रिसीव बाय फैमिली मेंबर, अगर फैमिली पेंशन रिसीव हो रहा है फैमिली मेंबर को, नॉट बिंग द फैमिली मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज में नहीं है, किसी और में है, आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की डेथ के बाद इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट। तो जो ले रहा है ना आफ्टर द डेथ लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसके फैमिली कोई मेंबर, तो उसको टैक्स कर दिया जाएगा, और वो उसके हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स किया जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको मिल जाएगा 1/3 ऑफ सच पेंशन, जो भी अमाउंट उसको मिल रहा है उसका 1/3, या फिर 15,000 विच एवर इज लोअर, इतने की उनको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते, जज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर आल्सो एंटाइटल्ड टू द एग्जम्पशन ऑफ द कम्यूटेड पेंशन। जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको भी कम्यूटेड पेंशन जो मिलेगा, कम्यूटेड पेंशन जहाँ पे लम्स अमाउंट मिल जाता है, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। बस ये प्रोविजन था। अब इस प्रोविजन को आप याद रखोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे, याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन नहीं होने वाला है।
तो इसलिए याद तो करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेंशन टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, 2021 के लिए डिटरमाइन करना है। इन द फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस दिए गए। मिस्टर एन रिसीव्स रुपीज 1 लाख पर मंथ एज अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन क्या है? पीरियडिकल पेमेंट। और पीरियडिकल पेमेंट क्या है? चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, टैक्स कर दिया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो क्या करें भाई, अनकम्यूटेड पेंशन है, चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में ही क्यों ना काम करे, तुझे तो टैक्स कर ही देंगे। पर मंथ ले रहा है तो 1 लाख गुने 12 कर दो, 12 लाख रुपए उसका टैक्स कर दिया जाएगा। देखो इसका जवाब, देखो नो कम्यूटेशन मतलब अनकम्यूटेड पेंशन है। मिस्टर एन इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नो कम्यूटेशन पेंशन मतलब अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव कर रहा है। तो अनकम्यूटेड पेंशन दैट इज मंथली पेंशन रिसीव पीरियडिकली इज फुल्ली टैक्सेबल। सो रुपीज 12 लाख इज टैक्सेबल एज सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। मिस्टर एन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रुपीज 1 लाख पर मंथ। मिस्टर एन को 1 लाख रुपए मिलेंगे पर मंथ एज ए पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ विच 20% पेंशन वाज कम्यूटेड, एज ए रिजल्ट ही रिसीव्स रुपीज 20 लाख। मतलब उसको टोटल पेंशन का 1-1 लाख रुपए पर मंथ दिया जाएगा अनकम्यूटेड, और कम्यूटेड पेंशन दिया जा रहा है उसको 20 लाख, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 20 लाख एग्जाम कर देंगे और 12 लाख उसको टैक्स कर देंगे। तो देखो मिस्टर जी इज एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। मिस्टर जी, मिस्टर जी, मिस्टर एन का है। चलो दो केसेस इन्होंने अलग अलग कर दिए। मिस्टर एन का दूसरा केस यहाँ कवर किया है। देखो क्या है, व्हेन 20% पेंशन इज कमिटेड, 20% पेंशन कमिटेड है और वो 20 लाख है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, 80% नॉट कमिटेड। तो अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, मिस्टेक होगी। देखो 1 लाख का 80% निकालो, 80,000, तो इसको 80,000 पर मंथ मिलेगा, वो पूरे के पूरे तरीके से टैक्सेबल हो जाएगा, और जो 20 लाख है वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने वाला था ये, लॉ वही है। तीसरा देख लेते हैं। मिस्टर जी के भी दो केसेस है। मिस्टर जी रिसीव 40,000 पर मंथ एज अनकम्यूटेड पेंशन फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी। तो भाई टैक्स ही कर देते हैं, अनकम्यूटेड है और प्राइवेट कंपनी है। और अगर तू प्राइवेट कंपनी में अगर कम्यूटेड भी होता ना तो फिर देखते तू ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है या नहीं। ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो 1/3 एग्जाम्प्ट कर देंगे, और ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा है तो 1/2 एग्जाम्प्ट कर देंगे। तो इसमें तो पहली बात तो ये अनकम्यूटेड पेंशन है, पीरियडिकली पेमेंट ले रहा होगा तो 40,000 पूरे के पूरे तरीके से टैक्स कर देंगे। तो ये देखो 40,000 गुने 12। ठीक है, अब मिस्टर जी रिटायर्स फ्रॉम XYZ कंपनी ऑन June 30th 2019, ही गेट्स पेंशन ऑफ रुपीज 20,000 पर मंथ अप टू January 31st 2020। तो 20,000 ले रहा है 31 जनवरी 2020 तक। तो ये तो पूरा का पूरा अनकम्यूटेड है, पीरियडिकल पेमेंट है तो पूरा का टैक्स हो जाएगा। विद इफेक्ट फ्रॉम February 1 2020, 1 फरवरी 2020 से ही गेट्स 60% ऑफ पेंशन कम्यूटेड फॉर रुपीज 10,70,000। तो 10,71,000 इसको लमसम अमाउंट मिल जाएगा, है ना। तो अब ये 10,71,000 लमसम मिलेगा, और डज इट मेक इफ ही ऑल्सो गेट्स ग्रेचुटी, तो अभी उसका मतलब मान के चलते ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा है। तो ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा है तो 10,71,000 का 1/2 इसको एग्जाम्प्ट कर देंगे। ठीक है, कहाँ गया। तो देखो 20, पूरा का पूरा जो 20,000 रिसीव कर रहा है पीरियडिकली पेमेंट, वो तो पूरा का पूरा टैक्स कर देंगे। और उसके बाद 60% तो कमिटेड हो गया, 40% वो रहेगा, वो भी पूरा का पूरा टैक्स कर देंगे। और 10,71,000 की क्या कैलकुलेशन करेंगे, 10,71,000 ये ले रहा है तो इसमें हम ये करेंगे कि 10,71,000 का 60%, मतलब ये जो 10,71,000 है वो कितना है 60%। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 60% से डिवाइड कर दें तो इसका 100% अमाउंट आ जाएगा। तो 100% इसका पेंशन अमाउंट था 17,85,000, और इस 17,85,000 में अगर ये ग्रेचुटी नहीं रिसीव कर रहा है तो हाफ इसका एग्जाम्प्ट कर देंगे, जो लॉ कहता है। ठीक है, तो 892 इसमें से एग्जाम्प्ट कर देंगे। तो टैक्सेबल पेंशन कितना हो जाएगा, तो टैक्सेबल पेंशन हो जाएगा 10,71,000 में से माइनस कर दो 8,92,000। तो यहाँ याद रखना ये जो टैक्स करेंगे ना जब हम, तो वहाँ पे जो भी परसेंटेज दिया गया उस परसेंटेज से डिवाइड करके टोटल अमाउंट निकालना होगा पेंशन का, और उसका फिर निकालना पड़ेगा हाफ। ये थोड़ा सा याद रखने वाला है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसमें अगर वो ग्रेचुटी भी ले रहा होता तो कुछ नहीं, ग्रेचुटी ले रहा होता तो उसको हम क्या बोलते, उसको हम बोलते तुम्हें 1/3, 1/3 मिलेगा। मतलब ये 17,85,000 का जो 1/3 निकलेगा उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो उतने की डिडक्शन मिल गई है।
बाकी इसको टैक्स कर दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। ये आप भी ओपन करा सकते हो, कोई भी ओपन करा सकता है, मैंने भी ओपन कराया। तो पेंशन स्कीम इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय ज्वाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर ऑन और आफ्टर जनवरी 1 2004। तो नेशनल पेंशन स्कीम इज एप्लीकेबल टू न्यू इंटर्न्स टू गवर्नमेंट सर्विस और अदर एम्प्लॉय। ये उनके लिए है जो नए नए ज्वाइन करते हैं। इवन अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कैन ज्वाइन एनपीएस। कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, अपना ही काम कर रहा है, अपनी शॉप चला रहा है, अपना कोई भी अपना काम है उसका, तो वो भी एनपीएस ज्वाइन कर सकता है। एनपीएस का अकाउंट खोलता है, बैंक में जाकर खुलवा सकते हो। एज पर द स्कीम इट इज मैंडेटरी फॉर पर्सन्स एंटरिंग द सर्विसेज ऑन और आफ्टर जनवरी 1 2004। जनवरी 2004 के बाद यह है टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ सैलरी एवरी मंथ टुवर्ड्स एनपीएस। 10% आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब मैचिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ 14% रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर को 14% डिपॉजिट करना होगा। द टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द न्यू स्कीम। अब टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा? 80CC-D2 में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नाउ कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू एनपीएस इज फर्स्ट इंक्लूडेड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। पहले तो जो एम्प्लॉयर, कंपनी वाले जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद डिडक्शन मिल जाएगी 80CC-D2 में। अब डिपॉजिट करते टाइम तो कोई टैक्सेबिलिटी होगी नहीं, जब पैसा आप विड्रॉ करोगे, जब लोगे पैसा एनपीएस से, तब टैक्स की बात आएगी। यहाँ तो आपको डिडक्शन दे दिया। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनपीएस, पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ एन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उसका 25% तक तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, अगर उससे ऊपर है तो टैक्स कर देंगे। व्हेन पेंशन इज रिसीव्ड आउट ऑफ एनपीएस, एनपीएस से जब पेंशन रिसीव हो, इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट। तो जब भी आपको पेंशन मिलेगा तो जो रिसिपिएंट है, जिसको ये पैसा मिलेगा, उसके हाथ में ये टैक्स हो जाएगा। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट और इज ऑप्टिंग आउट ऑफ एनपीएस, अगर आप एनपीएस को क्लोज करना चाहते हो या एनपीएस को खत्म करना चाहते हो, तो 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द एसएससी, 60% आपको टैक्स कर दिया जाएगा। इफ रिसीव्ड अमाउंट मेंशन इन पॉइंट 1 और 2, जो भी अमाउंट ऊपर लिखा गया, अगर वो मिलता है, वो यूटिलाइज फॉर परचेजिंग एन एन्युटी प्लान। अगर आपने अमाउंट विड्रॉ किया और एन्युटी प्लान परचेज करने में लगा रहे हो, देन द रिसीव्ड अमाउंट मेंशन इज above is exempt from tax। तो अगर आप एन्युटी प्लान परचेज करने में पैसा लगा देते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाउएवर पेंशन रिसीव्ड आउट ऑफ दिस एन्युटी प्लान, लेकिन अब जब एन्युटी प्लान से अगर कोई पेंशन मिल रहा है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। Now exemption of amount received from NPS, the whole amount received by the nominee from NPS on death of the SSC। अगर SSC की डेथ हो जाती है और डेथ के केस में अगर NPS से कोई पैसा मिलता है तो पूरा का पूरा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं देंगे, नहीं देना होगा। नो डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80C। 80C में कोई डिडक्शन नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑन विच डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80CC-D। पेंशन के अगेंस्ट जो डिडक्शन है वो 80CC-D में है, इसलिए 80C में कोई सेपरेट डिडक्शन नहीं ले सकते। सैलरी फॉर द अब पर्पस ऑफ एनपीएस मीन्स, एनपीएस के लिए जो सैलरी की जो कैलकुलेशन होगी, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो डियरनेस अलाउंस वही लेंगे जो रिटायरमेंट के लिए फॉर्मिंग पार्ट, वो लिखा होता है कि डीए है उसमें 40% रिटायरमेंट के लिए, वही हम यहाँ पे लेंगे। डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एनपीएस, एनपीएस के लिए जो डिडक्शन होगा इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80CC-D विच इज एक्सप्लेन। अब देखो डिडक्शन कैसे मिलेगा। 80C में तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शन ले लेते हो, 80CC पेंशन फंड में 1.5 लाख। अब ये जो 80CC-D1 में आपको डिडक्शन मिल जाएगी वो है 10% ऑफ सैलरी इफ अ सैलरीड इंडिविजुअल और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो इतने की डिडक्शन इसको मिल जाएगी। अगर क्यूमुलेटिवली बात करें तो 1.5 लाख की है। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, टुवर्ड्स एनपीएस, तो 80CC-D1 में इस 1.5 लाख के अलावा 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। और 80CC-D2 में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है उसकी डिडक्शन 40% ऑफ सैलरी की मिल जाएगी, और क्यूमुलेटिव मैक्सिमम डिडक्शन के केस में नॉट एप्लीकेबल है। तो ये थोड़ा सा जो लॉ है वो आपको याद रखना होगा और इसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, वो आप एक बार कर लेना, कोई क्वेरी रहती है तो बताना। जब भी आप इनकम टैक्स के क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो आपको लॉ याद होना चाहिए, लॉ याद नहीं होगा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। एग्जाम बिल्कुल सर पे है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करके
अपने एंड पे ट्राई करना। नाउ क्या है ये, कंपनसेशन रिसीव एट द टाइम वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट हो ले रहे हैं हम, समय से पहले रिटायरमेंट ले रहे हो, ऑप्शन दिया उन्होंने, हमने ले लिया। उसके बाद अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट में क्या होता है, इकट्ठा एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है, तो क्या उसको टैक्स कैसे करेंगे? तो कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसीवल एट द टाइम वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर पैसा मिल जाता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 5 लाख तक का अमाउंट, 5 लाख तक एग्जेम्पशन है। इफ फ्यू कंडीशन, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वन ऑफ द कंडीशन इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट और वॉलंटरी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय शुड नॉट एक्सीड, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, द अमाउंट इक्वल टू 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मान लेते हैं कोई 20 साल कर चुका है, हर साल में 3 महीने की सैलरी, तो 20 × 3 मतलब उसको 60 महीने की सैलरी दी जाएगी। और सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाई बाय द बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। या मान लेते हैं कि अगर वो बंदा अभी 60 साल का है, नहीं मान लेते हैं कि 50 साल का है, अभी उसकी सैलरी कितनी है, मान लेते हैं 50,000 है, तो 60 साल में रिटायर होने वाला था, तो 10 साल अभी रहते हैं। 10 साल में कितने महीने होते हैं, 120 महीने। तो 120 महीने गुने 50,000, इतना इसको मिलता पूरे साल तक काम करता, तो ये, तो इसमें क्या है कि देखो शुड नॉट एक्सीड, इस इन दोनों में से कोई, विच एवर इज मोर, या तो वो जितने सर्विस पीरियड कंप्लीट कर लिए उसके हर एक साल के 3 महीने की सैलरी 20 साल तक वो निकाल लो, या फिर जितना पीरियड रहता है उसकी उसको कितनी सैलरी मिलती है, दोनों में जो ज़्यादा है, ठीक है ना, उतने का हो जाएगा इसको, तभी उसको 5 लाख की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। नाउ रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, कंपनसेशन उसको हटाने पे मिल रहा है, ठीक है, तो 5 लाख रुपए का डिडक्शन, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उतनी की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 15 days एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, मतलब 15 दिन कि हर साल की जो भी उसने सर्विस पूरा किया है उसका 15 दिन की सैलरी उसको क्या होगा वो कैलकुलेट करो, और अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड और जितना अमाउंट उसको मिला है, इन तीनों में जो भी सबसे कम होगा उतने की उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। फिर है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में भी पैसा जाता है, कुछ पैसा आपके अकाउंट से, आपकी सैलरी के अकाउंट से कट के जाता है और कुछ एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देता है। तो वो देखो, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के कितने टाइप्स हैं, प्रोविडेंट फंड के टाइप्स है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड एक्ट के द्वारा बनाई गई है, और इसमें गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल अथॉरिटीज, रेलवे, यूनिवर्सिटीज, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब के सब इसमें आ जाते हैं। नाउ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है जो, ये भी प्रोविडेंट फंड के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसमें क्या होता है, ऐसी कंपनी के लिए जो 20 या 20 लोगों से ज़्यादा से काम कराते हैं उनको ज्वाइन करना पड़ता है ताकि पीएफ लॉ को अप्लाई कर सकें। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इट इज नोन एज, जो इनकम टैक्स कमिश्नर ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ऐसे प्रोविडेंट फंड को बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट। एक है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये गवर्नमेंट ने ऑप्शन डाला कि भाई जिसका पीएफ अकाउंट नहीं है वो भी, एक नॉर्मल बंदा भी अपने इसमें कर सकता है, और एक साल में मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक इसमें जमा कर सकता है। तो पीपीएफ आप भी खुलवा सकते हो, मैं भी खुलवा सकता हूँ, कोई भी खुलवा सकता है। तो अब इसकी टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब है 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड है, चारों की सिचुएशंस देखते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो देखो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो एम्प्लॉयर होगा नहीं, एम्प्लॉयर डज नॉट फंड, उसमें तो आपने अपना खुद ही खुलवाया है, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है तो वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, देखो यहाँ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है वहाँ भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंडीशन है 12% तक, 12% तक है अगर सैलरी का तो एग्जाम्प्ट है, अगर 12% से ऊपर है तो वो टैक्सेबल है, ये याद रखना पड़ेगा। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एग्जाम्प्ट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर तो करता ही नहीं कंट्रीब्यूट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो एग्जाम्प्ट है, अनरिकॉग्नाइज में एग्जाम्प्ट है, पीपीएफ में एग्जाम्प्ट है, लेकिन यहाँ पे देखो 9.5% तक ही एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर हो जाएगा तो टैक्स हो जाएगा। नाउ लम सम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, अब रिटायर हो रहे हैं, सर्विस से रिटायर हो रहे हैं या टर्मिनेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पूरा अमाउंट जो भी मिलेगा वो एग्जाम्प्ट है, यहाँ पे पीपीएफ में पूरा एग्जाम्प्ट है। लेकिन अनरिकॉग्नाइज फंड में देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट देयर ओन टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, अवर पेमेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन इज एग्जाम्प्ट,
जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वाला अमाउंट आपको मिल रहा है वो पूरा टैक्स हो जाएगा, लेकिन आपको अपना कंट्रीब्यूशन वाला जो मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे देखो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस इन सम केसेस गिवन बिलो, व्हेन नॉट एग्जेम्प्ट प्रोविडेंट फंड विल बी ट्रीटेड एज अनरिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर नहीं अगर एग्जेम्पशन होती तो मान लिया जाएगा ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरह ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सैलरी का पर्पस क्या होता है, सैलरी क्या से लेंगे, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, और प्लस कमीशन फिक्स्ड ऑन दी परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो सैलरी में हमेशा 3 चीज ही लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। लॉ मैंने समझा दिया है, बस वैसे ही टेबलर फॉर्म में आपको सारा का सारा लिखना पड़ेगा। ध्यान से करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ये क्या है, इट मीन्स अ सुपर एनुएशन फंड विच इज अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव किया है। लाइक प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड इज ऑल्सो स्कीम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। जैसे प्रोविडेंट फंड है वैसे ही सुपर एनुएशन फंड भी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। ठीक है, देखो, द ट्रस्ट इन्वेस्ट द मनी कंट्रीब्यूटेड इन द फंड, इनकम अर्न ऑन दीज इन्वेस्टमेंट शैल बी एग्जेम्प्ट। ऐसे पैसों से, ऐसे जो इन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करते हैं। Employer's contribution towards an approved superannuation fund will be chargeable to tax to the extent it exceeds 1,50,000 per annum। अगर 1.5 लाख तक है तब तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो टैक्सेबल है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सच फंड इज एग्जाम्प्ट। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के लिए वो कंडीशन है 1.5 लाख वाली, अदरवाइज एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन में कोई लिमिट नहीं है, ये एग्जाम्प्ट है। इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड बैलेंस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो इंटरेस्ट मिलेगा एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे वो भी एग्जाम्प्ट है टैक्स से। पेमेंट फ्रॉम द फंड इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द फॉलोइंग केसेस। अगर रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशन और एनी पेमेंट फ्रॉम फंड ऑन द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के डेथ पे अगर कोई पैसा मिल रहा है तो पूरा एग्जाम्प्ट है। लमसम पेमेंट मिल रहा है जैसे एन्युटी के केस में, रिटायरमेंट के केस में जो लमसम है वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पे कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड हमने ये टॉपिक्स देखे थे, या ये सारे कह सकते हैं टॉपिक समझे हैं हमने। इसके बेस पे 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करके देख लेना, और लॉ याद रहना चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो या इस चैप्टर को कर सकते हो। अगला है हमारा सैलरी, लेसन 6 सैलरी 2 यूनिट 2। इसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है लॉ, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, थोड़ा सा याद कर लेना, लिख लिख के देख लेना। 2-4-5 स्पेशल केसेस हैं, उनके क्या लिमिट्स हैं, और उसके बेस पे 1-2 प्रैक्टिकल कर लेना। ये क्वेश्चन या ये चैप्टर आप अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर में अगर ये आता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।